देखो कॉमन कैरेक्टर कॉन्फ़िगरेशन, कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन के अंदर भी दो कर्व होंगे, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व। इनपुट और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व इसका बनाना नहीं है, सिलेबस में नहीं है, केवल आपका कॉमन बेस का था और कॉमन इमीटर का बनता है, इसका भी है लेकिन है नहीं सिलेबस में तो हम बनाएंगे नहीं। और इसका भी सेम जैसे इमीटर का बनाया था वैसे ही इसका बनता है कॉमन इसका। अब दोनों का सिलेबस में नहीं है, इसमें एक चीज है बस वो करवा रही हूँ मैं, इसमें करंट रिलेशन निकालना है, वो करंट रिलेशन डाल लो टॉपिक। इनपुट और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व है नहीं, अगर बनाना इसमें तो नहीं है बीएससी में, आगे चल के अगर कभी बनाना पड़ा कॉमन कलेक्टर का तो पता है ना कैसे बनाएंगे। कॉमन कलेक्टर का अगर इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स बनाना है तो इनपुट करंट और इनपुट वोल्टेज के बीच में बनाना और कांस्टेंट रखना आउटपुट वोल्टेज को। आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स बनाना है तो आउटपुट के बीच में बनाना और कांस्टेंट रखना इनपुट करंट को। कर वैसे ही जाएगा जैसे वो जा रहे थे, आगे समझे, वैसे ही कर रहे सेम, लेकिन है नहीं तो मैं पढ़ा नहीं रही इसको सिलेबस में। डालिए अब करंट रिलेशन, ये टॉपिक है इसके अंदर बस, कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन के अंदर। ट्रांजिस्टर तो बनवा दिए होंगे ना, हाँ वो तो थे। अब करंट रिलेशन देखो लो बस एक। अच्छा एक चीज और, करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर भी नहीं है, मैं बता रही हूँ पर इसमें क्योंकि यूज आएगा इसके अंदर। करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, आउटपुट करंट अपॉन इनपुट करंट। अब इसके अंदर आउटपुट करंट कौन सी है, कॉमन कलेक्टर के अंदर आउटपुट करंट आई और इनपुट करंट क्या है आईबी। इसका मतलब इन दोनों का रेशियो जो होगा वो करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर होगा। कॉमन बेस पढ़ा था तो करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर हमने डिनोट किया था अल्फा से, कॉमन इमीटर पढ़ा था तो करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर डिनोट किया था बीटा से। अब इसके अंदर डिनोट करेंगे अपन, आगे समझ। अब आ जाओ करंट रिलेशन, बीच में यूज आने वाला है इसलिए मैंने लिखवा दिया है। करंट रिलेशन वी नो दैट पढ़ाई है, आई बराबर क्या होता है, आईबी प्लस आईसी। आईसी कौन सी करंट है, कलेक्टर करंट। और कलेक्टर करंट जो होती है वो दो करंट से मिलकर बनती है, कौन कौन सी, लीकेज करंट और एक आईसी की खुद की, मतलब मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से एक वो करंट और एक लीकेज करंट। ये कौन से रीजन में बनती है, केवल सैचुरेशन में, क्योंकि लीकेज करंट हमें केवल सैचुरेशन में मिलती है बाकी किसी में नहीं मिलती। तो इसका मतलब जो कलेक्टर करंट है वो टोटल करंट ज्यादा कौन सी रीजन में हो पाती है, सैचुरेशन में, इसलिए आउटपुट वाला वो होता है वो फॉरवर्ड वाइज हो जाता है क्योंकि कलेक्टर करंट हमारी ज्यादा मिलती है। अगर ये कलेक्टर करंट हमें जो मिलती है वो दो से मिलती है, एक तो आईसी ड्यू टू मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स प्लस आईसीओ इट इज लीकेज करंट। आ जाओ आईसी मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, हम लोग ने एक चीज पढ़ा है अल्फा, करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर ऑफ कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा डीसी पढ़ा था, आउटपुट करंट अपॉन इनपुट करंट। इसके अंदर आउटपुट क्या था आईसी और इनपुट क्या था, ये पढ़ चुके हो। तो मैं यहाँ से आईसी मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वैल्यू निकालती हूँ, कितनी निकलेगी, अल्फा डीसी आई प्लस लीकेज करंट इट इज आईसीओ। आओ आ गया। अब मैं इस इक्वेशन की वैल्यू रख रही हूँ फर्स्ट इक्वेशन में, पुट इन इक्वेशन रखिए हुई फर्स्ट इक्वेशन में वैल्यू, आईसी की वैल्यू आई इक्वल्स टू आई बी प्लस आईसी, ये रख देती हूँ अल्फा डीसी आई प्लस आईसी आई, ये भी आई है तो इधर ले आई, कॉमन आ गया, क्या बचेगा वन माइनस अल्फा डीसी, क्या क्या बचेगा यहाँ पर आई बी और आई सी ओ। मुझे आई ही निकालना है तो आई क्या होगा, आई बी ओवर वन माइनस अल्फा डीसी और आई सी ओवर वन माइनस अल्फा डीसी। और हमने कल रिलेशन पढ़ा था अल्फा और बीटा में, क्या रिलेशन था, अल्फा डीसी की वैल्यू क्या थी बीटा डीसी
अपॉन 1 प्लस बीटा डीसी, और बीटा डीसी की क्या थी, अल्फा डीसी अपॉन 1 माइनस, यही निकाली थी कल। अब आ जाओ 1 अपॉन 1 माइनस अल्फा डीसी, 1 अपॉन 1 माइनस अल्फा डीसी किसके बराबर होगा, बीटा डीसी अपॉन अल्फा डीसी। तो इसकी जगह मैं क्या रख सकती हूँ, बीटा डीसी ओवर अल्फा डीसी, आई ई इक्वल्स टू आई बी, और संग में क्या आएगा, 1 अपॉन 1 माइनस बीटा डीसी ओवर अल्फा डीसी प्लस आईसीओ 1 अपॉन 1 माइनस अल्फा डीसी, इसमें भी बीटा डीसी अपॉन अल्फा डीसी, ठीक है तो बची है, नीचे लिख देते हैं बीटा डीसी ओवर अल्फा डीसी, सेम एज इट इज इसमें बीटा डीसी ओवर अल्फा डीसी। इधर आओ, अल्फा डीसी की वैल्यू कितनी है, बीटा डीसी ओवर 1 प्लस बीटा डीसी, इसमें रखो बीटा डीसी ओवर 1 प्लस बीटा डीसी, बीटा डीसी से बीटा डीसी कैंसिल, क्या बच जाएगा यहाँ पर, आई बी 1 प्लस बीटा डीसी प्लस आईसीओ 1 प्लस बीटा डीसी, नोट करो। क्या हुआ, वन अपॉन 1 माइनस अल्फा डीसी बीटा डीसी अपॉन अल्फा डीसी, अल्फा डीसी की वैल्यू क्या होती है, बीटा डीसी अपॉन 1 प्लस बीटा डीसी, तो अल्फा की रखेंगे गलत लिखा है आपने, बीटा बीटा आएगा। फिर यही कंडीशन तो आ गई, बीटा डीसी ओवर अल्फा डीसी, अल्फा की वैल्यू रखोगे बीटा डीसी अपॉन 1 प्लस बीटा डीसी, तो बीटा डीसी 1 प्लस बीटा डीसी कट जाएंगे, बीटा डीसी 1 प्लस बीटा डीसी आएगा। कल सैटरडे है ना, ये 3 दिन का चैप्टर हो बचा है, कल सैटरडे है, हाँ कल सैटरडे है, आज फ्राइडे है, ये 3 दिन का और चैप्टर है, फिर ये यूनिट कंप्लीट हो जाएगी, फिर नई यूनिट स्टार्ट करेंगे थर्ड। हो गया, क्यों, तो ये बंद कर दो, उधर वाला खोल दो, गर्मी बहुत है तुम्हारे रूम में, हैं इधर बैठ के देखो, इधर बैठ के।
हो गया नोट? देखो आई इक्वल्स टू आया आई बी प्लस आईसीयू। आईसीयू में कौन से रीजन में मिलती है? सैचुरेशन रीजन में, ना एक्टिव में मिलती है और ना हमें कट ऑफ रीजन में मिलती है। अगर ये सैचुरेशन में मिलती है और मेरा ट्रांजिस्टर किस में वर्क करता है? एक्टिव में। तो मुझे अगर इसे एक्टिव में लाना है तो मुझे इसको नेग्लिजिबल मानना पड़ेगा एक्टिव रीजन के लिए। तो मैं करती हूँ आईसीयू तो क्या कर देते हैं हम? नेग्लेक्ट। अगर इसे नेग्लेक्ट कर दिया तो मेरा ट्रांजिस्टर आ गया एक्टिव के अंदर। एक्टिव में आया तो बचा क्या? केवल आई इक्वल्स टू 1 प्लस आई ओवर आई बी 1 प्लस बीटा डी सी। अभी मैंने करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर निकलवाया था गामा डीसी। क्या बताया था? आउटपुट करंट अपॉन इनपुट करंट। आउटपुट करंट कितनी थी? आई। इनपुट कितनी थी? अरे इसके लिए कर रहे हैं कॉमन कलेक्टर के लिए। आउटपुट आई ही थी, इनपुट आई बी थी। आई ओवर आई बी किसके बराबर था? गामा डीसी। और ये क्या था हमारा? करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर। तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ? गामा डीसी। और ये किसके बराबर आ गया? 1 प्लस, ये रिलेशन है गामा और बीटा के बीच में। अगर और कल हमने अल्फा बीटा और बीटा अल्फा के बीच में निकाला था। अगर आपसे गामा और अल्फा के बीच में पूछता है तो वैल्यू रख दीजिए। बीटा की क्या होती है? बीटा डीसी अल्फा डीसी 1 माइनस खत्म। तीनों कॉन्फ़िगरेशन हो गए, कॉमन बेस, कॉमन इमीटर, कॉमन कलेक्टर। अब नेक्स्ट टॉपिक डालेंगे। नेक्स्ट टॉपिक शायद लोड लाइन। नेक्स्ट टॉपिक कंसेप्ट ऑफ लोड लाइन। चलो नेक्स्ट नया टॉपिक डालिए। ये खत्म तीनों कॉन्फ़िगरेशन। कंसेप्ट ऑफ लोड लाइन, कंसेप्ट ऑफ डीसी लोड लाइन। नहीं, डीसी और एसी दोनों के लिए। चलो लोड लाइन ही डालो जनरल। कंसेप्ट ऑफ लोड लाइन एंड ऑपरेटिंग पॉइंट। ऑपरेटिंग पॉइंट होता क्या है ये पढ़ेंगे अब। कंसेप्ट ऑफ लोड लाइन एंड ऑपरेटिंग पॉइंट। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो अब करने जा रहे हैं। लोड लाइन बहुत पूछता है पेपर में। देखो टॉपिक का नाम है कंसेप्ट ऑफ लोड लाइन और ऑपरेटिंग पॉइंट। आपको लोड लाइन का एक और, हमने 3 कॉन्फ़िगरेशन पढ़े हैं, कॉमन बेस, कॉमन इमीटर, कॉमन कलेक्टर। सबसे अच्छा कॉन्फ़िगरेशन कौन सा है? कॉमन इमीटर, क्योंकि इमीटर के अंदर इंप्योरिटीज ज्यादा होती है, इस वजह से इमीटर वाला कॉन्फ़िगरेशन हमारा सबसे अच्छा माना जाता है। अब मैं यहाँ पर लोड लाइन जो बनाऊंगी वो कॉमन इमीटर की ही बनाऊंगी, कॉमन कलेक्टर और कॉमन बेस की नहीं बनाऊंगी। क्योंकि बता दिया इमीटर के अंदर इंप्योरिटीज डॉपिंग ज्यादा होती है, इस वजह से हम इमीटर का चलते हैं। हमने इमीटर का वो बना लिया था, क्या बोलते हैं, सर्किट बनाए थे ना, ट्रांजिस्टर बनाए थे इमीटर के, वही ट्रांजिस्टर बनाएंगे। और इमीटर का ग्राफ भी बनाया था। इमीटर में होता क्या है, इमीटर के अंदर आप इनपुट करते हो और आउटपुट मिलता है। ये ग्राफ था इमीटर का, किस किस के बीच में बनाया था कल?
आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स कर बताओ किस किस के भी पिक्चर में बनाता है मीटर के लिए। आउटपुट करंट होगी और आउटपुट वोल्टेज होगा। आउटपुट करंट क्या थी कॉमन इमीटर में? आईसी। और कॉमन वोल्टेज वीसीबी। तो कांस्टेंट क्या रखी थी अपन ने? आईवी। यही था। इसके अंदर क्या होता है? ये तो वोल्टेज में होता है, ये करंट होती है हमारी मिली एम्पियर में, और इसके अंदर जो आपको इनपुट करते हो वो होती है आपकी माइक्रो में। ये होती है माइक्रो में, ये होती है मिली में, और ये होता है वोल्ट में। ये होता है इमीटर के अंदर, और बेस के अंदर क्या होता है? ये मिली में, ये वोल्ट में, और ये भी मिली में। मतलब दोनों में मिली में रहता है, किसके अंदर? बेस के अंदर। और इमीटर में यहाँ मिली में रहता है, और यहाँ पर आपका माइक्रो में रहता है। अब फर्क क्या होता है? आईसी तो है आउटपुट करंट, और आई भी है इनपुट करंट। अब मुझे बताओ, जब माइक्रो एम्पियर है तो हम मल्टीप्लाई किसका करते हैं? 10 की पावर -6 का। मिली में है तो करते हैं मल्टीप्लाई 10 की पावर -3 का। जब हमने कॉमन बेस पढ़ा था तो यहाँ भी मिली था, यहाँ भी मिली था। इसका मतलब जितना इनपुट करंट मैं कर रही थी उतना ही मुझे आउटपुट करंट मिल रहा था। मैं मिली में ही दे रही थी और मिली में ही मिल रहा था। आई और आईसी आपके कैसे चल रहे थे? इक्वल चल रहे थे। अभी मीटर पे आ जाते हैं। आईसी आउटपुट है, कितना मिल रहा है? 10 की पावर -3। आई भी इनपुट है, कितना मिल रहा है? 10 की पावर दे रहे हैं और ज्यादा मिल रहा है। -6 में दे रहे हैं और -3 में मिल रहा है। जब कोई ट्रांजिस्टर इनपुट करंट कम देने पर आउटपुट करंट ज्यादा देता है तो इसका मतलब है उस ट्रांजिस्टर के अंदर एम्पलीफायर लग गया। अगर आपका इनपुट देने पर आउटपुट ज्यादा मिल जाए या आउटपुट कम मिल जाए, जरूरी नहीं है 10 की पावर -6 देने पर -3 मिल जाए, हो सकता है कम भी मिल सकता है, या फिर हो सकती है करंट ज्यादा मिल जाए। अगर कोई ट्रांजिस्टर इनपुट देने पर आउटपुट में ज्यादा वैल्यू दे दे या कम वैल्यू दे दे, इसका मतलब हमने उस ट्रांजिस्टर के अंदर एम्पलीफायर लगा दिया है। अगर एम्पलीफायर लग गया है तो आपकी करंट की वैल्यू में फ्लक्चुएशन होना चालू हो गया। इनपुट पे देने पर आउटपुट में सेम वैल्यू नहीं मिल रही, तो मतलब इस ट्रांजिस्टर में क्या लगा रहता है? एम्पलीफायर। कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन के अंदर एम्पलीफायर लगा रहता है, इसलिए हमारी देने वाली करंट से मिलने वाली करंट हमको ज्यादा मिलती है। तो ये इसके अंदर एम्पलीफायर लगा हुआ है, दे माइक्रो में रहे, मिल हमें मिली में रहा है, तो आपकी एम्पलीफायर लग गया। एम्पलीफायर लग गया। अब करते हैं हम ट्रांजिस्टर जो मैंने बनवाया था। अभी केवल सुनना ही सुनना, लोड लाइन को लिखने का काम बाद में। एनपीएन का बना रही हूँ, किसी का भी बना लो, एक का बनाना है। कॉमन क्या है? मीटर। इट इज बेस, इट इज कलेक्टर। पी से एन में जाएगी करंट, एनपीएन है। पी से एन लगा दो इसमें, जो लगा रहता है ये आएगा, ये प्लस में, ये माइनस में, ये कौन सा होगा? बी बी ई, और इधर चलेगा बीसी में। नेगेटिव पॉजिटिव से, पॉजिटिव नेगेटिव से, ये हो गया बी सी, रिवर्स बाइस फॉरवर्ड बाइस। और मुझे पता है मेरा ट्रांजिस्टर काम करेगा जब वो एक्टिव रीजन में रहेगा, एक फॉरवर्ड रहेगा और एक रिवर्स रहेगा। अब मुझे पता है मेरे जो इमीटर वाला ट्रांजिस्टर है एनपीएन का, मैंने एनपीएन लिया है, पीएनपी कोई भी ले सकते हो, मैं एनपीएन लेके चल रही हूँ। और मुझे ये पता है एमपी जो इमीटर वाला कॉन्फ़िगरेशन होता है उसमें जितना देते हैं उससे ज्यादा मिलता है, तो इसके अंदर एम्पलीफायर लगा हुआ है। अगर एम्पलीफायर लगा हुआ है तो मुझे यहाँ पर एम्पलीफायर लगाना पड़ेगा। अब एम्पलीफायर कैसे लगाया जाता है सुनो। ये कौन सा कॉन्फ़िगरेशन है? बेस का, तो यहाँ पर लगाओगे बेस का वोल्टेज, बेस का रेजिस्टेंस आरबी, यहाँ लगाओगे बेस का वोल्टेज, इट इज बी बी। ये केवल प्योर बेस के लिए है क्योंकि ये हमारा इमीटर से कनेक्ट नहीं माना है। जब आप ये लगा देते हो, मेन इसका काम है, इसका काम तो केवल करंट में रेस्ट्रिक्शन डालने का काम है, इसलिए ये लगाया हुआ है। मेन जो काम आपका एम्पलीफायर जो कर रहा है यहाँ पर, वो कर रहा है ये किसके अंदर? इनपुट के अंदर। अब मुझे आउटपुट में भी लगाना है एम्पलीफायर, लगाइए आउटपुट में, इट इज आरसी, और यहाँ लगा दिया मैंने बीसीसी। अगर ये दोनों लग गए तो मतलब आपका क्या हो गया यहाँ पर? एम्पलीफायर। जब तक ये दोनों नहीं लग रहे थे तब तक ये एम्पलीफायर
नहीं हो रहा था, अब मैंने लगा दिया, इसका मतलब सर्किट में हो गया एम्प्लीफिकेशन चालू। आप अगर दोगे इनपुट तो मिलेगा आपको ज्यादा आउटपुट, ये होता है कंडीशन। सबसे पहले मैं हटा रही हूँ यहाँ से ये हटाने का मतलब है मैंने इनपुट में नो सिग्नल कर दिया। इनपुट में से मैंने बैटरी हटा ली, अगर बैटरी हटा ली तो मतलब यहाँ नो सिग्नल है, नो सिग्नल का मतलब मैं कोई भी करंट नहीं दे सकती, कोई भी करंट नहीं दे रहा है, और यहाँ एम्पलीफायर लगा हुआ है, तो आपको आउटपुट में कुछ ना कुछ मिलेगा। देखते हैं, किरचॉफ लॉ पढ़ा था ना, किरचॉफ लॉ लगा रही हूँ इसके अंदर। ये जो देगा पीछे जो मिलता है वो डीसी मिलता है, और डीसी कहाँ पर मिलता है, लोड पर। इसमें लोड नहीं लगा हुआ है, इसका लोड और लगा लेते हैं, चलो इसे ही लोड मान लो, क्योंकि आउटपुट में ही तो लग रहा है, तो आरसी और आरएल बराबर ले लेते हैं, इसका मतलब यही मैं क्या मान लेती हूँ, इसका लोड मान लेते हैं। इधर आ जाते हैं, अब अपन किरचॉफ लॉ पढ़ा था, मैं जरा आउटपुट के लिए, ये एक सर्किट कंप्लीट हो गया, ये कंप्लीट हो गया, तो मैं किरचॉफ लॉ लगा सकती हूँ। इस जंक्शन से चालू कर रही हूँ, किसी भी टर्मिनल से चालू कर सकते हैं, इससे स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ से एंटर होगी करंट, यहाँ से होगी किस में जाएगी, तो माइनस का बीसी, फिर घूमेगी आरएल, और कौन सी करंट जाएगी, अच्छा रुको एक मिनट, इसको आरएल या आरसी में से इधर से करती हूँ एंटर, वैसे बात बराबर है, कहीं से भी एंटर कर लो, वहां पर यहाँ से मैं एंटर कर रही हूँ तो करंट तो हमारी यहाँ से आएगी, क्योंकि पहला हमारा वीसीसी इधर लग रहा है, सर्किट वहीं से तो चालू होगा, पहले एंटर करंट यहाँ करेगी, तब यहाँ से बन के यहाँ चल के यहाँ घूमेगी, इसलिए मैं यहाँ से स्टार्ट मान रही हूँ। यहाँ से मानते हैं तो एंटर किस में होंगे अपन, माइनस में, तो माइनस में वीसीसी। अब यहाँ से करंट बन गई, कौन सी करंट बनी, कलेक्टर करंट आईसी प्लस आरएल, घूमेगी इक्वल टू 0। कैसे करा, आगे सुन, बीसीसी इक्वल टू क्या आ गया, आईसीआरएल प्लस बीसी। अब देखो मैं जरा इधर से और बता दूं, मैंने इधर से चालू कर दिया, तुम कहो कि इधर से नहीं आएगा, इधर से चालू करो, माइनस बीसी प्लस आईसीआरएल प्लस वीसीसी प्लस वीसीसी इक्वल टू 0, तो मतलब ये माइनस में आएगा, ये प्लस में आएगा, ये माइनस में, ये प्लस में, इधर ले जाओगे वापस इक्वेशन यही मिलेगी, कहीं से भी चालू कर लो दोनों सेम मिलेगी। अब बीसी निकाल रही हूँ मैं यहाँ से, बीसी कितना निकलेगा आपका, माइनस आईसीआरएल प्लस वीसीसी, ये इक्वेशन आ गई। ये किसके लिए कर रहे हैं हम, आउटपुट के लिए, अभी आउटपुट में चला रही हूँ किरचॉफ लॉ, इनपुट में नहीं चलाया, अगर आउटपुट में चल रहा है तो मतलब हम डीसी की बात कर रहे हैं, मैंने बताया था कि इलेक्ट्रॉनिक्स हम पढ़ क्यों रहे हैं, एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए, और लोड लग गया, लोड का मतलब मुझे यहाँ पर क्या मिलने वाली है, डीसी, तो मतलब ये सब कुछ जो कर रहे हैं वो किसके लिए कर रहे हैं, केवल डीसी के लिए, एसी की बात नहीं कर रही। एसी के लिए कब करेंगे, जब मैं यहाँ पर सिग्नल लगा दूंगी और यहाँ किरचॉफ लॉ लगाऊंगी, तब जब बात करूंगी तो मैं एसी की करूंगी, अभी मैंने सिग्नल हटाया हुआ है तो एसी की तो कोई बात ही नहीं हो रही है, किसकी बात हो रही है, केवल डीसी की, तो ये जो निकल रहा है वो डीसी का निकल रहा है। अब ये देखो y बराबर एम एक्स प्लस सी, ये हो गया, और स्लोप किस में है, माइनस में। अब मुझे ये पता है जब स्लोप माइनस में होती है क्या होता है, कर्व यही बनता है, माइनस में स्लोप है तो मतलब यू जाएगा कर्व, और एंगल जो आएगा वो यहाँ आएगा, ठीक है, यही होता है, और ये y है और ये x है, तो मतलब यहाँ तो y चलेगा और यहाँ पर x चलेगा, ये आपकी स्लोप नेगेटिव में आ गई, और जो ये लाइन आई है वो लोड लाइन कहलाती है, और कौन सी लोड लाइन है ये, डीसी लोड लाइन, समझ में आया, जो मैंने 22 इधर वाले एम्पलीफायर करके निकाला है, मतलब आउटपुट में करके निकाला है, तो आउटपुट में डीसी मिलता है, अगर डीसी मिलता है तो मैंने जो ये इक्वेशन, ये लाइन जो बनाई है ग्राफ से, वो कौन सी लाइन बनी है मेरी, लोड लाइन, और कौन सी वाली है, डीसी वाली। अब मुझे एसी वाली बनानी है, एसी बनाने के लिए मैं क्या कर दूं, यहाँ पर सिग्नल लगा देते हैं, अगर सिग्नल लगा देंगे तो ये सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, ये सर्किट कंप्लीट होगा, किरचॉफ लॉ इसमें लगा देंगे, और फिर दूसरी लोड लाइन बनेगी, वो किसकी बनेगी, एसी लोड लाइन। अभी तो मैं ऐसे ही रफली समझा रही हूँ, जब करवाऊंगी तब देखना। अब एसी लोड लाइन आएगी,
वो भी माइनस में आती है। डीसी तो ऐसी आती है और एसी जो होती है उसकी स्लोप कम आती है। ये वाली तो एसी अभी मैं बनवाऊंगी तब बताऊंगी, अभी मैं इसका मोटा मोटा कंसेप्ट बता रही हूँ है क्या। ये डीसी की है, ये एसी लोड लाइन आ रही है और ये डीसी लोड लाइन है। अब एसी लोड लाइन और डीसी लोड लाइन और ग्राफ कैसे चल रहा था अभी हमने बनाया था, ये तो ग्राफ था, ये ग्राफ चल रहा था। ये थोड़ा एक मिनट, ये दोनों कट कहाँ रही है, डीसी और एसी मिड में, और मुझे पता है ये नीचे वाला तो कट ऑफ होता है और यहाँ साइड वाला सैचुरेशन रीजन होता है और कट किए रही है। अब डीसी लोड लाइन कौन सी है हमारी, ये वाली, ये तो डीसी वाली है और ये वाली एसी वाली। ऑपरेटिंग पॉइंट क्या होते हैं वो बताती हूँ, क्योंकि हमारा डीसी लोड लाइन ऑपरेटिंग पॉइंट लिखा था। ऑपरेटिंग पॉइंट होते कौन कौन से हैं, डीसी लोड लाइन इस कर्व को जिन जिन पॉइंट्स पर काटेगी वो इनके ऑपरेटिंग पॉइंट है। अब जरा देखो, डीसी लोड लाइन यहाँ काट रही है, यहाँ काट रही है, यहाँ काट रही है, यहाँ काट रही है, यहाँ पर सॉरी ये काट रही है। जो ये कट रहा है ग्राफ डीसी लोड लाइन के थ्रू वो कहलाते हैं सारे आपके ऑपरेटिंग पॉइंट। और एक पॉइंट और आता है उसे बोलते हैं हम क्यूसेंट पॉइंट। क्यूसेंट, क्यूसेंट पॉइंट क्या होता है, क्यूसेंट पॉइंट वो पॉइंट है जहां पर एसी और डीसी दोनों आकर मिल रही हैं, ये ना। और क्यूसेंट पॉइंट ऑपरेटिंग पॉइंट में से ही सेलेक्ट किया जाता है। ये ऑपरेटिंग पॉइंट है, मैंने क्यूसेंट पॉइंट ये भी सिलेक्ट कर सकती हूँ, ये भी कर सकती हूँ, ये भी कर सकती हूँ, ये भी, कोई सा भी ले सकती हूँ क्यूसेंट पॉइंट। लेकिन क्यूसेंट पॉइंट कब मिलता है, जब आपका सिग्नल नहीं लगा होता। दोबारा सुनो, क्यूसेंट पॉइंट कब मिलता है, जब सिग्नल नहीं होता, क्योंकि डीसी लोड लाइन जब मिलती है जब सिग्नल नहीं होता और एसी जब मिलती है जब सिग्नल। और अगर डीसी और मुझे ऑपरेटिंग पॉइंट किस पर मिलते हैं, डीसी पर। अगर डीसी पर मिल रहा है तो मतलब सिग्नल नहीं लग रहा है, इसमें सिग्नल नहीं है, सारे ऑपरेटिंग पॉइंट मिल गए। ऑपरेटिंग पॉइंट मिलने पर मुझे क्यूसेंट पॉइंट मिलता है, क्योंकि मैंने बताया क्यूसेंट पॉइंट जो सिलेक्ट करा जाता है वो सब ऑपरेटिंग पॉइंट में से सेलेक्ट करा जाता है और ऑपरेटिंग पॉइंट केवल डीसी लोड लाइन पर मिलता है। डीसी पर मिलता है तो डीसी जब मिलता है जब सिग्नल नहीं होता, तो क्यूसेंट पॉइंट भी तब मिलेगा जब सिग्नल नहीं लग रहा होगा। अगर सिग्नल हटा दिया तो आपको मिल जाएगा क्यूसेंट पॉइंट। और क्यूसेंट पॉइंट जो होता है वो केवल एक्टिव रीजन में मिलता है, वो आपका ना तो कट ऑफ में मिलेगा ना सैचुरेशन में मिलेगा। क्यूसेंट पॉइंट ये है बीच का पॉइंट। आप देखो ये ऐसा होता क्यों है, ये एक्टिव में ही क्यों मिलता है। यहाँ सुनिए, मान लिया यहाँ पर कोई मेरी आ गई करंट 50 आ चुकी है, 50 एम्पियर मुझे डीसी में मिल गई है। डीसी में मिलने के बाद मैंने यहाँ सिग्नल लगा दिया, जब नो सिग्नल था तब भी ये काम कर रहा था क्योंकि सर्किट में करंट घूम रही थी, क्योंकि मैंने एम्पलीफायर लगा रखा है, डीसी मिल रहा था, डीसी लोड लाइन बना दी थी हमने नो सिग्नल पर। तो मान लिया मैंने 50 लगभग 50 मिल रहा है, अब मैंने इसमें सिग्नल लगा दिया, लगाने के बाद कौन सा सिग्नल जाएगा, एसी जाएगा। एसी जाएगा मतलब इनपुट करंट जा रही है कुछ ना कुछ, और ये जो कर्व बना है वो आउटपुट का है, तो मतलब ये दोनों तो आउटपुट है और ये जो करंट है वो किसकी है, इनपुट की। अगर मैंने ये लगा दिया तो एक बार ये जाएगा, एक बार ये जाएगा, एक बार ये, एक बार ये, मतलब प्लस माइनस में जाएंगे। मैंने मान लिया प्लस माइनस कितने जा रहे हैं, 20 जा रहे हैं। अगर पहले पॉजिटिव हाफ साइकिल जाती है तो यहाँ पर पहुंच के 50 और 20 मिलके तो हो जाता है 70। तो अगर यहाँ पर जो कट रहा है ये वाला ऑपरेटिंग पॉइंट माना मैंने 50 पर है, बीच वाला सपोज करा 50 वाला बीच में मिल रहा है, कहीं भी मिल सकता है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, जरूरी नहीं है मैं 50 वाला लूं, क्योंकि हमने ये लिखी थी 10, 20, 30, 40, 50। चलो 20 मानते हैं, छोड़ो इसे, 50 नहीं लेती, इसे लेती हूँ 20। अब प्लस माइनस 10 मिली एम्पियर करती हूँ, ठीक है। मैं 20 पर हूँ, ये 20 लेके चल रही हूँ। अगर पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगी तो प्लस साइन आएगा, प्लस आएगा तो ये जुड़ जाएगी, क्यूसेंट पॉइंट बढ़ जाएगा, ऊपर ट्रांसफर हो जाएगा, मतलब कहाँ पहुंच जाएगा 30 पर। अब इस पर पहुंच गया क्यूसेंट पॉइंट। अगर माइनस वाला आएगा तो 10 कम हो जाएगा, तो मतलब कहाँ आ जाएगा 10 वाले पर। ये वाला क्या है आपका, जीरो वाला 10 पर आया या 30 पर आया, लेकिन दोनों पॉइंट जो है वो किस में है, एक्टिव रीजन में। तो ये ऐसा पॉइंट है जिस पर एसी सिग्नल बढ़ा दिया जाए या एसी सिग्नल को कम कर दिया जाए।
क्यूसेंट पॉइंट डिस्टर्ब नहीं होता, वो काम किस में करता है, एक्टिव रीजन में ही। अगर मैं क्यूसेंट पॉइंट को यहाँ की बजाय यहाँ मान लेते हैं 40 पर, 40 पे छोड़ो 50 पे ही मान लेते हैं, या कट रहा है 50 पर भी एक्टिव रीजन है, चलो 50 मानते हैं, और फिर दोबारा प्लस माइनस 10 एंटर हो रहा है। अगर प्लस 10 आएगा तो 60 पे पहुंच जाएगा, 60 का मतलब ऊपर जंप कर जाएगा, ऊपर जंप करते ही कौन से रीजन में पहुंच जाएगा, सैचुरेशन में, और ट्रांजिस्टर कम काम करना बंद कर देगा, तो सैचुरेशन रीजन में काम नहीं करता है। अगर कम करेंगे तो एक्टिव में रहेगा, लेकिन पॉजिटिव होते ही क्यूसेंट पॉइंट जो होता है सैचुरेशन में पहुंच जाता है, सैचुरेशन में ट्रांजिस्टर काम नहीं करता, इसलिए हम क्यूसेंट पॉइंट को इधर नहीं मान सकते। अब आ जाओ नीचे, अगर मैं यहाँ पर मान लू 10 पर, इसको मैं 10 कर दूं, अगर प्लस आएगा तो 20 पे पहुंच जाएगा, 20 पे मतलब क्यूसेंट पॉइंट अब भी एक्टिव रीजन में रहेगा, लेकिन माइनस आएगा तो 0 पे आ जाएगा, 0 में आने का मतलब वो कट ऑफ रीजन में आ गया, कट ऑफ रीजन में फिर काम नहीं करेगा। तो क्यूसेंट पॉइंट को ऐसी जगह माना जाता है कि आप सिग्नल का वैल्यू बढ़ाओ या सिग्नल को कम करो, वो किस में रहना चाहिए, एक्टिव रीजन में ही रहना चाहिए, क्योंकि एक्टिव रीजन में ही हमारा ट्रांजिस्टर काम करता है, इसलिए क्यूसेंट पॉइंट को बीचों बीच माना जाता है। आ गया समझ में? क्यूसेंट पॉइंट बीचों बीच लेने का कारण यही है, ऑपरेटिंग पॉइंट में से, वैसे क्यूसेंट पॉइंट होता वो है ऑपरेटिंग पॉइंट में से जितने भी दे रखे हैं कोई सा भी पॉइंट सेलेक्ट कर लो वो क्यूसेंट पॉइंट है, लेकिन हम ऐसा सेलेक्ट करते हैं कि अगर सिग्नल लगा दिया इनपुट में, लगाने के बाद क्यूसेंट पॉइंट अपना रीजन चेंज नहीं करना चाहिए, ना तो वो कट ऑफ में जाना चाहिए और ना वो सैचुरेशन में जाना चाहिए, वो किस में रहना चाहिए, एक्टिव में। और ये कंडीशन तभी फॉलो होती है जब क्यूसेंट पॉइंट एक्टिव डिवीजन के बीच में होगा, बीच में होगा तो ऊपर जाएगा और बीच में होगा तो नीचे आएगा, ना तो वो कट ऑफ रीजन में एंटर करेगा और ना वो सैचुरेशन रीजन में एंटर करेगा, इसे बोलते हैं क्यूसेंट पॉइंट। आ गए तीनों चीज समझ में? चार चीज समझिए, पहले डीसी लोड लाइन, एसी लोड लाइन, फिर ऑपरेटिंग पॉइंट, और फिर पड़ा क्यूसेंट पॉइंट। ऑपरेटिंग पॉइंट में से क्यूसेंट पॉइंट को सेलेक्ट करते हैं, ऐसा सेलेक्ट करते हैं कि सिग्नल देने पर या ना देने पर वो एक्टिव रीजन नहीं रहे, वो होता है आपका क्यूसेंट पॉइंट। डीसी लोड लाइन कब मिलती है, जब नो सिग्नल हो, मतलब आपका इनपुट में कोई भी सिग्नल नहीं लग रहा हो तो डीसी लोड लाइन मिलती है। डीसी लोड लाइन मिल गई, हमने बना दिया। अब एसी लोड लाइन चाहिए तो क्या कर दो आप, सिग्नल लगा दो, लगाने के बाद हमें मिल जाता है एसी लोड लाइन। और डीसी लोड लाइन जहां जहां कट करेगी वो होंगे ऑपरेटिंग पॉइंट, वो सारे होंगे ऑपरेटिंग पॉइंट, उनमें से एक होता है हमारा क्यूसेंट पॉइंट। ये पूरा है आपका इसका डिस्क्रिप्शन। आ गई समझ में? चलो स्टार्ट करते हैं, कि बनाने वाले काम बाद में है, सबसे पहले लिखना चालू करो इसको। चलो बोलो, concept of load line and क्यूसेंट पॉइंट लिखिए। हाँ सॉरी, ऑपरेटिंग पॉइंट लिखो। on using common emitter configuration, on using common emitter configuration comma the operating point can be selected in this configuration amplifier can be used to increase the value of output current, used to increase the value of output current. Thus increase the value of output current. Thus the common emitter configuration is very beneficial to select
operating point and quiescent point. Operating point and quiescent point. The NPN transistor of common emitter configuration, the NPN transistor of common emitter configuration can be shown as NPN ट्रांजिस्टर बनाओ अब जरा. Common emitter, common collector, common base. कुछ नहीं था अभी तो, ये मैं तो जनरल लिखवाया था, अभी कुछ नहीं लिखवाया, ना वर्किंग ना कंस्ट्रक्शन. RL या फिर RC, VCC, VBB, RB, बेस, इमीटर, कलेक्टर. NPN डायरेक्शन इधर, IB, IE, IC. यहाँ आउटपुट करंट मिलेगी कितनी? VC. यहाँ मिलेगी इनपुट करंट कौन सी? VBE. हाँ यही लगाया हुआ है. अरे मैंने आउटपुट वाला और इनपुट वाला सिग्नल दिखाया ही नहीं है, केवल उनकी वोल्टेज लिख दी है, VBE और VCE. बस एम्पलीफायर दिखा दिया है इसमें. बना लो सर्किट. ये प्लस माइनस साइन और लिख लेना इसमें, प्लस माइनस प्लस. बन गया. हो गया. बोलो. लिखो here, लिखो here VBB and VCC are the, here VBB and VCC are the amplifier voltage of input and output signal.
amplify voltage of input and output signal. Let's stop. In quiescent state, point नहीं लिखवा रही, state लिखवा रही. In quiescent state, the input signal becomes zero. The input signal becomes zero. लिखिए. नेक्स्ट लाइन में लिखना फॉर क्यूसेंट स्टेट, फॉर क्यूसेंट स्टेट द आउटपुट करंट कैन बी कैलकुलेटेड, the output current can be calculated by using Kirchhoff law, by using Kirchhoff law. Correct? आ जाओ, लगाते हैं मेरे Kirchhoff law. माइनस VCC कहीं से भी चलो, यहाँ से चलो, यहाँ से चलो, वो मैंने कंडीशन बता दी है, दोनों से हो जाएगा. चलो यहाँ से माइनस VCC, क्योंकि इसमें कलेक्टर करंट जारी होगी. ICRL प्लस लौटेगा VC इक्वल टू 0, VCC इक्वल टू ICRL प्लस VC. अब देखो इधर, जो हम आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व बनाते हैं कॉमन इमीटर का, वो किस किस के में बीच में बनता है ये बता दो मुझे जरा. आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व बनाते हो कॉमन इमीटर का, तो किस किस के बीच में बनता है? आउटपुट वोल्टेज एंड आउटपुट करंट के बीच में. आउटपुट करंट क्या है इसकी? IC और VC कांस्टेंट रहती है. इनपुट करंट IB, इन दोनों के बीच में बनता है. अब इस इक्वेशन को मैं, अगर मुझे इसके अंदर डीसी लोड लाइन बनानी है, इसी से मिलेगी डीसी लोड लाइन. अगर इससे डीसी लोड लाइन इस ग्राफ के अंदर बनानी है, तो मुझे इस इक्वेशन को ऐसे मैनेज करना पड़ेगा कि ग्राफ किस किस के बीच में खींचूं मैं? केवल IC और VC के बीच में. अब बनाते हैं इसको, ऐसा बनाते हैं कि IC और VC के बीच में ग्राफ बने. ICRL कितना हो जाएगा? माइनस VC प्लस VCC. अब मैं IC की वैल्यू निकालती हूँ. माइनस VC ओवर RL प्लस VCC ओवर RL. ये चीज समझ में आ गई? इसके ऊपर लिख रही हूँ IC इक्वल टू माइनस का 1/RL VCE प्लस VCC RL. इक्वेशन नंबर. अब सुनो, अब मुझे पता है ग्राफ ऐसा होता है IC और VCE के बीच में. अब मेरा ग्राफ बन गया IC और VCE के बीच में. IC किस पे चल रहा है? कौन सी एक्सिस पे? Y पर, तो ये तो Y हो गया. VCE किस पर है? X पर, तो ये हो गया X. ये हो गई स्लोप माइनस M C. आगे समझ आइए. तो ये वाली जो इक्वेशन मिलेगी वो इसकी होगी. अब इसमें स्लोप निकालते हैं. स्लोप किसमें? -1/RL, नेगेटिव में. अगर नेगेटिव में स्लोप होती है तो मुझे पता है ग्राफ कैसा जाता है. स्लोप ऐसे जाती है. अब मैं जरा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे वैल्यू निकालती हूँ, ये कहाँ का टच होगा. पहले मैं वाई पर देख रही हूँ, ये कहाँ पर टच करेगी स्लोप. अगर वाई के लिए निकालना है तो एक्स बराबर 0 रख दो. एक्स बराबर 0, ये 0, ये 0, तो क्या मिलेगी? VCC ओवर RL. नहीं समझे? अगर मुझे y पर निकालना है, कहाँ टच कर रहा है, तो मुझे पता है ये 0 है. x बराबर 0 पर मुझे पता चल जाएगी y की वैल्यू. ये कहाँ टच करेगा? रख दीजिए x बराबर 0. IC बराबर क्या मिलेगा? तो मतलब ये कट जो करेगा वो कहाँ करेगा? अब ये यहाँ कट कर रहा है. अब ये निकालो, ये कब निकलेगा? y बराबर 0. ये रख दो. ये mx इक्वल्स टू VCC ओवर RL, तो x कितना निकलेगा? VCC. ये निकलेगा केवल हमारा VCC.
ये 0 रखोगे, ये इधर चले जाएगा, आर एल से आर एल कैंसिल हो जाएगा, एक्स बराबर क्या आ जाएगा, बीसीसी। इसका मतलब ग्राफ जो बनेगा वो बीसीसी ओवर आर एल और बीसीसी के बीच में जो लाइन बनेगी वो कौन सी लाइन होगी आपकी, डीसी लोड लाइन। एसी नहीं है अभी, डीसी। एसी तो आएगी जब मैं यहाँ पर सिग्नल लगा दूंगी, आ गया। और क्यूसेंट स्टेट जब ही मिलती है जब सिग्नल नहीं होता है। इसे नोट कर लो जरा वहां तक फर्स्ट इक्वेशन। अब इसको रफ कर रही हूँ। ये तो है आईसी जो कि किसमें होगा, मिली एम्पियर। ये है बीसी जो होगा वोल्ट में, और ये है हमारे आई। अरे बातें नहीं, ये सब माइक्रो एम्पियर में। नहीं सुनते जाओ पहले, बाद में बनाना। अब इधर आ जाओ, ये मैंने ग्राफ जो बनाया है वो ये रहा, ये आईसी का है, ये बीसी हो गया, कांस्टेंट रहती है हमारी आईबी, ये नोट हो गया। अब ग्राफ बनाती हूँ, y बराबर माइनस एम एक्स प्लस सी, आईसी और y और x के बीच में, y तो है आईसी और ये है बीसी, तो मैं लोड लाइन बना रही हूँ इसकी। ये आ गया मेरा बीसी। अब मुझे कट पॉइंट पता चल जाए थे, अगर मेरा यहाँ कटेगा तो मुझे रखना पड़ेगा x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 पे ये कट पॉइंट कितना निकला था, बीसीसी ओवर। अगर यहाँ कटेगा तो ये भी मुझे पता था कितना निकला था, बी। अब मेरी एक लोड लाइन और है, एसी के लिए तो सिग्नल लगाना पड़ेगा उसमें। अच्छा ऐसा करती हूँ, मैं इस ग्राफ में अभी बना देती हूँ, फिर बाद में बता दूंगी इस ग्राफ के अंदर वो निकाली कैसी थी। अगर मैं लगा दूं, वो भी मिटा चुकी मैं। चलो तुम अपने में से देख के मुझे इक्वेशन बताओ, यही सॉल्व करती हूँ मैं, ग्राफ बाद में बनाना। अब इनपुट सिग्नल लगा दो उसके अंदर, ये रहा डायग्राम मेरे पास, इनपुट सिग्नल लगाइए। लगाने का मतलब यहाँ से चालू हो जाओ, नीचे से देख लोगे अपने आप, मैं करती जाऊँ। डायग्राम देखना इनपुट वाला, इनपुट वाला देखिए माइनस बीबी, पहले एंटर होगी नीचे से, किस में जाएगी, माइनस बीबी में, प्लस कौन सी करंट, आईबी और आरबी, आईबी आरबी, फिर आ जाओ प्लस बी बी ई, सी कहाँ है इसमें, बी बी है, इनपुट चल रहा है, इनपुट चल रहा है, इक्वल टू 0, यही है ना। लिखो अब इसके अंदर, हाँ यहाँ तक लिख लिया ना, ग्राफ बाद में बनाना, इनपुट का करो पहले। लिखिए फॉर इनपुट सिग्नल्स, फॉर इनपुट सिग्नल, डायरेक्ट लिख दो इक्वेशन, क्या लिखा हूँ, किरचॉफ लॉ यूज करके डायरेक्ट लिखो ये वो इनपुट सिग्नल के लिए। हो गया, आईबी की वैल्यू निकाल लो, बेस इनपुट करंट कितनी होगी यहाँ से, आईबी ये इधर आ जाएगा, बीबीबी माइनस बीबी अपॉन, देखना सही है ना। अब मुझे ये बता दो,
इसके अंदर ये वाला एम्पलीफायर वाला वोल्टेज ज्यादा होगा या सिग्नल वाला वोल्टेज ज्यादा होगा? इन दोनों में से कौन सा ज्यादा रहता है? ये तो एम्पलीफायर का रहता है, आउटपुट इनपुट तो इन्हीं दोनों इनपुट पे ही है इसमें, तो ये ज्यादा रहता है एम्पलीफायर। एम्पलीफायर का काम होता है सिग्नल को बढ़ाना, तो इसके कंपैरिजन में ये बहुत ज्यादा रहता है। अगर ये ज्यादा रहता है तो मैं इसको क्या कर सकती हूँ, नेग्लेक्ट लिखिए, ऑन नेग्लेक्टिंग एम्पलीफायर वोल्टेज, ऑन नेग्लेक्टिंग नहीं, ऑन नेग्लेक्टिंग, हाँ यही लिखना, इनपुट वोल्टेज in comparison to amplifying voltage, in comparison to amplifying voltage। तो IB जो निकलेगी बेस करंट वो कितनी निकलेगी, केवल BBB ओवर RB। अब लिख लो इसे, हो गया? तो जल्दी नोट करो, मैं कंप्लीट करवा दूं, 2 मिनट बचे हैं, नहीं तो ये ग्राफ कल बनाना पड़ेगा। हो गया? अब सुनो जरा, अब लग चुका है आपका इनपुट में सिग्नल, मैं ऐसी रफली डायग्राम बना के बता रही हूँ। अब यहाँ पर लग चुका है आपका, यहाँ लग गया इनपुट सिग्नल, इनपुट सिग्नल लग गया। पहले यहाँ पर लोड लग रहा था, जब इनपुट सिग्नल नहीं था तब भी डीसी मिल रही थी, इनपुट सिग्नल लग जाएगा तब भी डीसी मिलेगी, लेकिन डीसी की जो वैल्यू होगी वो कुछ ना कुछ चेंज हो जाएगी, एम्पलीफाई होने से ज्यादा हो जाएगी। यहाँ पर जो पहुंचेगी वो आरएल पर लोड पर वो ज्यादा मिलेगी। अब मैंने क्या करा, अगर मुझे यहाँ पर चेक करनी है कि कितनी लगी हुई है, तो मैं क्या करूंगी, अब चेक करने के लिए आप कोई ना कोई ऑपरेटर्स लगाते हैं यहाँ पर, जिससे पता चले कि आपकी वोल्टेज बढ़ी है या कम हुई है। आप क्या करते हैं, यहाँ पर मुझे आरएल पर पहले थी डीसी मिल रही थी, जब मैंने नो सिग्नल दे रखा था तो मैंने ऑपरेटर्स लगा के चेक किया कि आपकी कम है। अब फिर मैं क्या करती हूँ, फिर मैंने सिग्नल दे दिया एसी, फिर मैं कुछ लगा देती हूँ यहाँ पर लगाने से चेक करती हूँ तो इस पर रेजिस्टेंस मतलब वोल्टेज ज्यादा आ रही है, कहाँ आ रही है, तो मुझे ज्यादा मिलती है। तो मतलब ये वाला रेजिस्टेंस और जो इसके पैरेलल में लगा रहते हैं, जो सर्किट लगाते हैं तो उसका भी रेजिस्टेंस होगा, दोनों रेजिस्टेंस किसमें हो जाते हैं, पैरेलल में। और पैरेलल में होने पर रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होती है, नहीं, पैरेलल में होने पर रेजिस्टेंस घटता है और सीरीज में होने पर पैरेलल वो बढ़ता है। अगर मुझे यहाँ चेक करना है तो मैं एक और एपरेटस लगाऊंगी, एपरेटस का रेजिस्टेंस और लोड का रेजिस्टेंस दोनों हो जाएंगे पैरेलल में, पैरेलल में होने से रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम। कौन से रेजिस्टेंस की, लोड पे मिलने वाले रेजिस्टेंस, मैं वोल्टेज की बात नहीं कर रही, मैं केवल रेजिस्टेंस की बात कर रही हूँ। दोनों पैरेलल में होने पर रेजिस्टेंस की वैल्यू कम हो जाएगी। और अभी मैंने एक क्वेश्चन पढ़ी थी जिसके अंदर मेरी स्लोप जो निकल रही थी वो निकल रही थी अभी डीसी वाली में यही तो आ रही थी। और स्लोप को किससे रिप्रेजेंट करते हो आप, tan थीटा से। अगर जब मैंने एसी दे दिया, रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो गई, कम, लोड पर ये कम हो गई, ये कम होने का मतलब नेगेटिव में कम होना, ये कम हो रही है, कम होने का मतलब इसका बढ़ना, आरएल का कम होने का मतलब ये बढ़ना। ये केवल जो शो कर रहा है वो केवल स्लोप को कर रहा है कि वो नेगेटिव में जा रही है या पॉजिटिव में, उसका कोई लेना देना नहीं है। आर बढ़ाओगे तो tan थीटा कम होगा या बढ़ेगा, ये तो हमारा इनवर्स प्रोपोर्शन का रिलेशन चल रहा है, इसलिए मैंने बोला अगर ये आपका कम हो रहा है, रेजिस्टेंस कम हो रहा है क्योंकि पैरेलल में लगा दिया है, तो ये क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अब कब बढ़ी है, जब एसी सिग्नल लग गया, तो एसी सिग्नल की जो स्लोप होती है वो ज्यादा हो जाती है, किससे, डीसी वाले से। समझ में आया कंसेप्ट? अब एसी वाले की स्लोप ज्यादा हो गई डीसी से, अगर स्लोप ज्यादा हो गई तो थीटा पहले यहाँ मिल रहा था 90 से दूर, ये 90 होता है, 90 से दूर मिल रहा था, अगर थीटा बढ़ गया तो 90 के पास आ जाना चाहिए, पास आएगा तो ये जो लाइन है वो चालू होती होगी, काटती हुई वो मिल जाएगी आपको। ये थोड़ा सा अच्छे से बनाना, तो टेढ़ी सी बन गई है, ये यहाँ पर थीटा मिल गया। ये जो लोड लाइन मिली है वो किसकी मिल गई, और ये लोड लाइन जो है वो किसकी है। अब कंसेप्ट समझ में आया एसी और डीसी का। एसी का tan थीटा बढ़ गया था इस वजह से, और डीसी का कम है तो ये पीछे है, तो एसी का बढ़ गया तो ये आगे आगे, दोनों कटे। अब मैंने बताया नो सिग्नल लग रहा है तो आपके ऑपरेटिंग पॉइंट मिलेंगे, आप गिन लो इसके अंदर ऑपरेटिंग पॉइंट कितने हैं, 1 2 6, मतलब डीसी के ऑपरेटिंग पॉइंट कितने हैं यहाँ पर 6, और क्यू सेंड पॉइंट केवल एक ही होगा। मैं ये भी नहीं ले सकती पॉइंट,
इसलिए नहीं लूंगी क्योंकि मैं बढ़ाऊंगी, सिग्नल दूंगी तो नीचे चले जाएगा, और बढ़ाऊंगी तो एक्टिव में रहेगा। इधर भी नहीं ले सकती, बढ़ाऊंगी तो ऊपर चले जाएगा, मैं लूंगी बीच में। तो ये जो पॉइंट कटता है इसे बोलते हैं हम। आ गया समझ में किस में? अब बना लोगे आप। अब इसके बाद कल करवाऊंगी आगे।